72वां गणतंत्र दिवस आप 1973 से ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावंत इसका आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। क्या क्या परिवर्तन आपने देखा इन 48 वर्षों में? इन 48 वर्षों में परेड का स्वरूप बहुत बदल गया है। और अगर इतिहास में जाएं थोड़ा सा पीछे, तो हम ये पाएंगे कि सन 50 में जो पहली परेड हुई थी, तो वो इरविन स्टेडियम में हुई थी, जिसे अब राष्ट्रीय स्टेडियम कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सैल्यूट लिया था और वो दोपहर में हुई थी। 2:45 पर सैल्यूट लिया गया था। और उसके पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्घी में नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली का चक्कर भी लगा चुके थे। परेड का स्वरूप बहुत बदल गया है। पहले तो पैदल सेना का अंश ज़्यादा हुआ करता था। यूनिफॉर्म में वो तड़क भड़क नहीं थी जो आज है, आज ज़्यादा है। और रंग रूप बदल गया है। लेकिन 1950 में 100 से अधिक विमान भारतीय वायुसेना ने सलामी उड़ान में इस्तेमाल किए, जबकि आजकल 40 से 50 के बीच में होती है। यद्यपि विमान का स्वरूप बहुत बदल गया। परेड की अगर बात करें तो राजपथ पर परेड जब आपने पहली बार की और आज की परेड, उसमें क्या अंतर है? पहले राजपथ पर, राजपथ तो वही है 60 फीट चौड़ा, लेकिन राष्ट्रपति की जो सलामी मंच की कुर्सी बड़ी लगती थी, वो एकदम सड़क के पास एक छोटी सी चौकी वहाँ रखी रहती थी और उसी चौकी पर कुर्सी रख दी जाती थी। राष्ट्रपति वहीं खड़े हो जाते थे और कोई सुरक्षा का ऐसा नहीं कि यहाँ तक ना आओ, वहाँ तक ना आओ। लोग आया जाया करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे ये कोई बहुत ही राष्ट्रीय मेला है, जिसमें कि नागरिक, सैनिक सब मिलजुल करके वहाँ पर आ रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता था, सब हमजोली से लगते थे। बहुत ही, आप समझिए कि एक दूसरे से भाईचारा ज़्यादा था। और सुरक्षा का कड़ा प्रबंध, क्यों कहें, सुरक्षा का ऐसा प्रबंध होता ही नहीं था। तो मतलब आम आदमी भी जाकर वहां स्टैंड्स में खड़े होकर परेड देख सकता था? जी हाँ। और आप ये समझिए कि लोग विजय चौक से चल करके सलामी मंच के बहुत पास तक आ जाते थे, तब उनसे कहा जाता था कि अब और आगे न जाइए। तो सुरक्षा का प्रबंध की आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि ना आतंकवादी थे, ना शत्रु के लोग वहाँ घुसपैठिए थे। तो बड़ा अच्छा था, माहौल बड़ा अच्छा था, रंग बिरंगा ज़रूर था। और लोग अपने अपने अच्छे कपड़े पहन के वहाँ बैठते थे। धूप अच्छी होती थी। और मौसम में कभी हमने ये नहीं देखा कि जैसे आजकल कभी कभी हो जाता है। 2-3 वर्ष पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी आए थे, तो वर्षा होने लगी। लोग छाता ले गए कि छाता लगा लीजिए। उनका नहीं नहीं, छाता नहीं लगाएंगे। और वो ऐसे ही बैठे रहे, भीगते रहे और फिर भी परेड देखते रहे। पहले आप स्पॉट कमेंट्री करते थे, फिर रेडियो, फिर टीवी, तो इन सब में क्या परिवर्तन लगा? सबसे कठिन मुझे तो लगा रेडियो कमेंट्री करना, क्योंकि जो रेडियो का श्रोता था वो परेड के कहीं पास नहीं होता था। जो कुछ रेडियो पर कमेंटेटर कहता था वही उसके लिए माध्यम था। तो आप यूँ समझिए कि कमेंटेटर को शब्द चित्र बनाना पड़ता था। और शब्द चित्र जो है वो अच्छा या बुरा जैसा वो बनाता था, तो दर्शक या श्रोता वही सोचता था। लेकिन स्पॉट कमेंट्री और भी कठिन थी। वो इसलिए कि सारे के सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति वहीं बैठे रहते थे। वो भी वही देख रहे हैं जो कमेंटेटर देख रहा है, वो भी वही सुन रहे हैं जो कमेंटेटर सुन रहा है।
और कमेंटेटर कमेंट्री कर रहा है, तो अगर एक भी कोई गलती हुई तो आप समझिए कि उसकी थू-थू हो जाती थी। तो इसलिए बहुत सतर्क रहना पड़ता था। लेकिन टीवी कमेंट्री जो है वो बहुत सरल होती है। क्यों सरल होती है? कैमरा सब कुछ दिखा देता है, और जो कैमरा दिखा देता है उस पर आपको दोबारा नहीं कहना, बल्कि टीवी कमेंटेटर से ये बार बार कहा जाता है कि भाई वो चीज़ें मत बताओ जो कैमरा दिखा रहा है, क्यों कैमरा जब दिखा रहा है तो आपको उसको बताने की क्या ज़रूरत, आप उस पर और सूचना दीजिए और बताइए कि इस चित्र में ये बात और हो सकती है। जब आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो जो मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं, जो साजो सामान है, हथियार हैं, उनमें क्या क्या परिवर्तन आपने देखे ओवर द लास्ट 4 डेकेड्स? पहले बहुत ही सरल थे मार्चिंग दस्ते, और जो शस्त्र दिखाए जाते थे वो बहुत ही पुराने किस्म के हुआ करते थे। आजकल आधुनिकतम शस्त्र हैं। पहले ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। अब देखिए, नाम ही उसका 2 भाषाओं से बना है, रूसी और भारतीय हिंदी, कि ब्रह्म, और यानी आप समझिए कि वो ऐसे ब्रह्मास्त्र है कि जो अगर आप शत्रु पर छोड़ दें तो वो त्राहि त्राहि करके वहीं पर धराशायी हो जाएगा। तो शस्त्रों में बड़ा परिवर्तन आया। और दूसरा ये है कि तब गाड़ियां कम निकलती थी, पैदल दस्ते ज़्यादा थे। अब पैदल दस्ते धीरे धीरे कम हो गए हैं और गाड़ियां बहुत थे, क्योंकि साज और सामान, शस्त्र प्रणाली ये ऐसी है जिसको आप जो है वो गाड़ी के ऊपर ही ले जा सकते हैं। अब जैसे भारतीय वायुसेना के विमान, उनका लौह रूप मॉडल, आप अनेक मॉडल, अनेक प्रकार के विमानों को वहाँ पर दिखाते हैं, और वो गाड़ी पर ही हो सकते हैं। पहले विमान के माने कि आप आकाश में देखें, अब विमान के माने कि आप नीचे धरती पर उन गाड़ियों के पीछे भी देखें जिनको वो खींच रही हैं। तो गाड़ियों की संख्या बढ़ गई। दूसरा ये कि अगर हम ये कहें कि कम की कर दी गई परेड छोटी, तो वो तो केवल आज इस वर्ष की परेड की बात है, वरना परेड कम नहीं हुई। आमतौर से परेड के सलूट 10 बजे ही लिया जाता था और 11:30 तक संपन्न हो जाती थी परेड। इस बार भी शुरू तो करेंगे 10 बजे, राष्ट्रपति 10 बजे ही सलूट लेंगे, लेकिन संभवतः हम कम लोगों को लाएंगे, और दूरी भी बहुत कम हो गई है। पहले आमतौर से विजय चौक से चलकर लाल किले तक जाया करते थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इंडिया गेट के पास कुछ दस्ते रुक जाते थे, जैसे झांकियाँ हैं, ऐसी झांकियाँ जिनमें महिलाएं थीं, जिसमें नृत्यांगनाएँ थीं, तो उन सबको वहीं इंडिया गेट पर रोक देते थे, और बाकी गाड़ियों पर वही जाते थे जो कि जिनको पैदल नहीं चलना पड़ता था। इस बार तो पूरी परेड ही, तो आप समझिए कि इंडिया गेट से आगे और जो राष्ट्रीय हमारा प्रांगण है वहीं पर सभी रुक जाएंगे। और परिवर्तन जब मैं सोचता हूँ तो ये भी देखता हूँ कि सलामी मंच का स्वरूप बहुत बदल गया है। पहले सलामी मंच छोटी सी चौकी राजपथ के पास रख दी जाती थी, राष्ट्रपति उस पर खड़े होकर के सलामी लिया करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं भी बहुत सरल प्रकृति के थे और वो ज़्यादा तड़क भड़क भी अपने आसपास नहीं देखते थे। लेकिन अब जो है, जैसा हमने कहा कि सुरक्षा की भावना से 1985 से सलामी मंच बहुत पीछे चला गया और ऊंचाई पर चला गया। सीढ़ियाँ बहुत हैं, तो लंबी सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई हैं, बल्कि पहले थोड़ी लंबी जाओ,
फिर दाहिने चले जाओ, फिर थोड़ा ऊपर जाओ, फिर बाएं तरफ चले जाओ। तो क्योंकि महिलाएं भी आती हैं, अब जो अशोक चक्र या परमवीर चक्र दिए जाते हैं, मुझे याद है कि सियाचिन में बाना सिंह साहब को परमवीर चक्र पहला दिया गया था, जो वहीं परेड पर। और उसके बाद 1971 की लड़ाई में हमारे जो रणबांकुरे सिपाही थे, उनमें से 2 को परमवीर चक्र दिया गया, और वे दोनों अब आज सूबेदार मेजर और सूबेदार हैं, उनको भी परमवीर चक्र दिया गया। तो सबसे अधिक परमवीर चक्र या कश्मीर की पहली लड़ाई में दिए गए थे, या फिर 1971 और उसके बाद दिए गए। बीच में इतने परमवीर चक्र नहीं दिए गए। जी, आप अपनी आवाज से जो वीरता और लाते थे इन कहानियों में, तो कई परिवार आपसे मिलने आते थे। कई बार क्या और लोग भी आपसे कहते थे, कमेंट्री आप पहले कहाँ से करते थे और बाद में कहाँ से करते थे आप? पहले तो राष्ट्रपति की चौकी के पास ही खड़े होकर के प्रशस्ति पत्र तो पढ़ते ही थे, वहाँ से कमेंट्री भी उसी के पीछे जो है 2 कुर्सियाँ रख दी जाती थी, एक कोई महिला होती थी, एक हम होते थे, और वहीं से कमेंट्री कर देते थे। लेकिन बाद में पीछे बूथ बना दिया गया, और आकाशवाणी के लिए अलग बूथ, दूरदर्शन के लिए अलग बूथ, इस तरह से है। और बूथ के अंदर जा कर के बैठ के कमेंट्री करते थे, ताकि आसपास की जो और आवाज़ें हैं उसको माइक कैच न करे, और दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था। बल्कि जो कभी दरवाज़ा खुला रह गया तो बहुत ही उसमें आप समझे डिस्टर्बेंस आता था, और फिर वहाँ से आप कहा जाता था कि जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लीजिए, तब फिर दरवाज़ा बंद हो जाता था। तो कमेंटेटर जो है वो उसी पर बहुत कुछ आधारित होता था, विशेषकर आकाशवाणी में। तो इसीलिए बहुत ध्यान दिया जाता है, और जो बूथ बनता था वो लगभग साउंड प्रूफ हुआ करता था। क्या गणतंत्र दिवस एक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है? इसका महत्व क्या है इस तरह की परेड और झांकियों को दिखाने का आपकी दृष्टि में? मेरी दृष्टि में ये एक महा उत्सव है, और ऐसा उत्सव जो राष्ट्र का मनोबल ऊंचा हो जाता है। यदि राष्ट्र में कोई भी विपदा पड़ रही हो और आप बैंड के बाजे बजा दें और वहाँ पर परेड निकल जाए झूमते हुए, और इसके साथ ही साथ शस्त्र दिखा दें, तो गणतंत्र दिवस परेड में देश की सामरिक शक्ति, देश में क्या हो रहा है उसकी झांकी, और महिलाएं, पुरुष, उनके नृत्य, ये सब आम आदमी के मनोबल को ऊंचा उठाते हैं, आकाश छूने लगते हैं। और मनोबल जब ऊंचा होता है तो राष्ट्र समृद्ध होता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि गणतंत्र दिवस परेड होती रहे। मेरा तो ये भी सुझाव है कि आधुनिकतम शस्त्र प्रणाली अवश्य हमें दिखानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि शत्रु भी जान जाएगा। शत्रु तो ऐसे ही पता लगा लेता है कि क्या शस्त्र हम नया बना रहे हैं, तो उससे क्या छिपाना। हमें तो अपने जनता को बताना है कि देखिए ये नए शस्त्र हैं जो हमारे देश ने बनाया है। और बहुत बड़ी बात तो ये है कि आज का भारत बहुत सामान बना रहा है युद्ध के लिए, शांति के लिए। तो जब हम ये बताते हैं तो आम आदमी का मनोबल ऊंचा होता है कि देखो अब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भारत में बनती हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।